Welcome back to the second part of the fourth chapter, The Homecoming। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि माखन ने फटीक की शिकायत गलत तरीके से अपनी माँ से की थी। इस पर फटीक को गुस्सा आया और उसने माखन की झूठ बोलने पर काफ़ी पिटाई भी लगाई। तब माँ ने माखन को हाथापाई करके बचाया। आगे क्या होता है, तो आगे स्टोरी को पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। हिज मदर टुक माखन्स साइड इन ए मोमेंट एंड पुल्ड फटीक अवे, बीटिंग हिम विद हर हैंड्स। अब ये सब देख करके उसकी जो माखन के पक्ष में उसकी माँ आ गई। ये सब कुछ उसने देखा कि उसकी पिटाई हो रही है माखन की, तो माँ उस माखन का पक्ष लेने लगी और फटीक को अलग करते हुए, और अलग कैसे, उसे पीटा उसने और उसके हाथ अलग किया। व्हेन फटीक पुश्ड हर असाइड, जब फटीक ने खुद को उससे छुड़ाया, किससे, माँ से, तो शी शाउटेड आउट, तो माँ क्रोध से एकदम से बोली, व्हाट यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर। क्या दुष्ट, इतना छोटा होकर के तू अपनी माँ को मारेगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड। जंक्शन कहेंगे एक तरह से पर्टिकुलर, तो उसी क्षण, मतलब एक तरह से विशेष समय था उस समय, तो उसी समय एक वही व्यक्ति भूरे बालों वाला अजनबी आ गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि क्या चल रहा है। फटीक लुक्ड शीपिश एंड असेम्ड। अब वो फटीक था, उसने जब उसे देखा तो वो डर सा गया, सहम सा गया। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज। परंतु जब उसकी माँ ने उसे पीछे मुड़कर देखा, तो उस अजनबी को देख करके उसका जो गुस्सा था वो आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान गई। ही क्राइड, और वो खुशी से एक चिल्लाई, वाई दादा, ओ भैया, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। एज she said these words, she bowed to the ground and touched his feet। और जैसे ही उसने इस शब्दों को कहा, और तो वो नीचे झुकी और उनके पैर छू लिए। Her brother had gone away soon after she had married and she had started business in Bombay। उसकी शादी के तुरंत बाद ही उसका जो भाई था वो बाहर चला गया था, और बाहर कहाँ, मुंबई में, वहाँ पर अपना जो बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज इन बॉम्बे। जब वो बॉम्बे में रह रहा था, उस समय उसकी बहन के जो पति था वो, उसकी मृत्यु हो गई थी। Visambar had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister। विशंबर इसके भाई का नाम है। वो अब कैलकटा वापस आया, तो आते ही उसने अपनी बहन के बारे में पूछा। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was। और उसका पता लगते ही, जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बहन कहाँ पर है, तो उससे मिलने वो चल दिया।
The next few days were full of rejoicing. अगले अब कुछ दिन अब उसके खुशी से गुजरे. The brother asked after the education of the two boys. अब भाई ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा, जानकारी ली. He told why his sister that fatigue was perpetual nuisance. अब बहन के द्वारा उसे बताया गया, मतलब बहन ने उसे बताया कि जो फटीक है वो लगातार, परपेचुअल कहते हैं कांस्टेंट, लगातार वो शरारती होता जा रहा है. He was lazy, disobedient and wild. लेजी, आलसी और डिसोबीडियंट, अब किसी का कहना नहीं मानता है और पूरी तरह से वो शरारती हो चुका है, वाइल्ड, असभ्य हो चुका है. बट माखन वॉज गुड एज गोल्ड, एज क्वाइट एज लैम्ब एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. लेकिन जो माखन है वो ठीक इसके विपरीत है. वो एक तरह से सोने की तरह खरा है और जो लैम्ब है उसकी तरह बिल्कुल सीधा साधा है और पढ़ने का भी बहुत शौक है उसे. बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा. अब उसने, जो बिशंबर ने फटिक को कैलकाटा ले जाने का प्रस्ताव अपनी बहन से रखा और उसने कहा कि वहीं पर अपने बच्चों के साथ वो पढ़ाई कराएगा उसकी. द विडो मदर रेडीली एग्रीड. अब जो विडोड मदर थी, उसकी बहन जो थी, विधवा माँ, तो वो इस प्रस्ताव से शीघ्र ही सहमत हो गई. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and he said, "Oh yes, uncle." अब फटिक ने उसके मामा ने जब फटिक से पूछा कि क्या उसके साथ कैलकाटा तुम चलोगे, तो फटिक जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा, ओ अरे मामा, ओ यस अंकल मीन्स हाँ मामा, इन द वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट. अब इस तरीके से जो उसका जो जवाब था, इससे स्पष्ट होता है कि उसके मन में क्या था. उसके मन में यह था कि वह भी यही चाहता है. It was an immense relief to the mother to get rid of fatigue. Immense कहेंगे बहुत बड़ी और relief कहेंगे राहत. तो उसे बहुत बड़ी राहत महसूस हो रही थी. किसे? फटीग की माँ के लिए, जो उसे छुटकारा मिल रहा था फटीग से. She had a prejudice against the boy and no love was lost between the two brothers. उसके अंदर जो इस लड़के के प्रति एक विरोधी, पक्षपातपूर्ण धारणा थी. किसके लिए? उसकी माँ के लिए. और दोनों भाइयों में कोई प्रेम भी दिखाई नहीं पड़ता था. She was in daily fear. और वो रोज़ डरती थी. उसकी माँ को रोज़ डर लगा रहता था that he would either drown माखन someday in the river or break his head in fight or run him into some danger or other. उसकी माँ को हर समय डर लगा रहता था कि वह या तो किसी दिन माखन को नदी में डुबो देगा या फिर उसका सिर फोड़ देगा या
उसके लिए और कोई खतरा ना पैदा कर दे, ये उसके लिए हर समय डर लगा रहता था। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, और उस समय थोड़ी सी वो समवॉट डिस्ट्रेस्ड मतलब थोड़ी सी दुखी भी हो रही थी। टू सी फटीग्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, कि एक साथ फटीग ने वहाँ जाने के लिए, अपने मामा के साथ जाने के लिए एक साथ उसने हाँ कर दिया। उस उत्सुकता को देखकर थोड़ी सी वो दुखी भी हो रही थी। नेक्स्ट पैरा है, फटीग एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट। अब जैसे ही सारी व्यवस्था सेटल हो गई, सारा कुछ सेटलमेंट हो गया, तो फटीग अपने मामा से हर समय पूछता रहता था कि हम लोग कब चलेंगे मामा जी, हम लोग कब चलेंगे। He was on pins and needles. Pins and needles means to prepare, तैयार रहना, all day long with excitement and lay awake most of the night. और वह उमंग से भरा हुआ पूरे दिन वो तैयार रहता था, और रात में भी अधिकतर वो जगा हुआ सा ही लगता था। He bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles. अब वो जो फटीग था, वो उसने अपनी सारी जो सामान है उसने माखन को दे दिया। और कौन कौन सा सामान था, वो फिशिंग रॉड थी एक, जो खेलने का उसका सामान था, और बिग काइट थी, और कुछ मार्बल्स थे, वो उसने सारे अपने भाई के लिए हमेशा के लिए दे दिए। Indeed, in this time to departure, his generosity towards Makhan was unbounded. अब जो उसकी विदाई थी, वास्तव में जो इस समय विदाई के समय पर जो माखन और उनके प्रति जो उदारता थी उसके प्रति, वो एक तरह से असीमित सी हो गई, अनबाउंडेड थी। When they reached Calcutta, Fatigue made the acquaintance of his aunt for the first time. जब वो कोलकाता पहुंचा, तो फटीग का अपनी मामी से पहली बार एक्वांटेंस हुई, मीन्स परिचय हुआ, पहचान हुई। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. वह जो थी मामी उसके, वो अपने परिवार में इस अननेसेसरी कहेंगे, अनावश्यक, एडिशन मीन्स अलग से जो व्यक्ति आ गया है, अलग से जो बच्चा आया हुआ है, तो इस अनावश्यक बच्चे से वो अपनी फैमिली में जो बच्चा आया हुआ है उससे खुश नहीं थी। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. वो जो है किसी और को भी लिए बिना अपने 3 लड़कों की व्यवस्था बनाना बहुत ही उनके लिए ज़्यादा पर्याप्त था। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग। और दूसरी बात, 14 वर्ष की उम्र का जो गांव का लड़का है, उसको अपने बीच में ले आना एक तरह से बेहद रूप से ये अव्यवस्था फैलाने वाली बात थी। विशंबर
should really have thought twice before committing such an indiscretion. अब उसकी मामी कहती हैं कि ऐसी जो मूर्खतापूर्ण कार्य किया है विशंबर ने उसे यहाँ लाने का, उसे लाने से पहले कम से कम 2 बार तो उसे सोच लेना चाहिए था. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. The world of human affairs, मनुष्यों की जो व्यवहारिक दुनिया है, तो इस दुनिया में 14 वर्ष की अवस्था के जो लड़के हैं उससे बढ़कर कोई भी प्राणी इतना दुखदाई नहीं होता है. He is neither ornamental nor useful. ना तो वो देखने में ही अच्छा लगता है और ना ही वो किसी के काम के लायक होता है. It is impossible to shower affection on him as on little boy. और जिस तरह से किसी छोटे बच्चे से प्रेम कर लेते हैं उस तरह से उस पर भी प्रेम करना असंभव होता है. या छोटे बच्चों को हम स्नेह भी कर लेते हैं लेकिन इतने बड़े बच्चों को स्नेह करना बहुत ज़्यादा असंभव होता है. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे. और वो हमेशा बीच में अपनी टांगें अड़ाते हैं. If he talks with a childish lips, he is called a baby. यदि वो बच्चों की तरह बोलने में जैसे तुतलापन करते हैं तो उन्हें झिड़क दिया जाता है कि अभी तुम छोटे ही हो. And if he answers in grown up way, he is called impertinent. और जब अगर वो बड़ों की तरह वो अगर कोई बात करें या उत्तर दें तो उन्हें कह दिया जाता है कि तुम असभ्य हो, इम्पोर्टेंट, र्यूड हो, तुम बड़ों के बीच में आते हो. इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड. वास्तव में उसकी तरफ से कोई भी की गई जो कुल मिलाकर के कोई भी बात बुरी लगने वाली हो जाती है. मतलब कोई भी बात वो उससे वो कहे तो उसके प्रति हर किसी को बुरी लग जाती है. देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज. और फिर इस तरह की जो बढ़ती हुई जो एज होती है वो देखने में आकर्षक नहीं लगती है क्योंकि वो बढ़ती हुई उम्र होती है. ही ग्रोज आउट ऑफ his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse and breaks and quivers. His face grows suddenly angular and unsightly. उसका जो शरीर है, he grows out his clothes with indecent haste. बहुत ज़्यादा अशोभनीय हो जाता है और कपड़े भी छोटे होने लगते हैं. और उसकी वॉइस जो होती है वो रूखी सी हो जाती है, हॉर्स एंड ब्रेक्स क्यूबर्स. और एक तरह से क्यूबर्स कहते हैं, एक तरह से कंपन, एक तरह से वाइब्रेट करती है. हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर. और उसका जो चेहरा है एक तरह से नुकीला सा, बढ़ती हुई एज होती है और देखने में वो अच्छा नहीं लगता है. इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14. अब जो शुरू में तो बचपन में तो जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्डिश एज होती है, तो उनको माफ़ कर दिया जाता है, थोड़ी एक्सक्यूज़ करते हैं, गलतियां करते हैं तो उन्हें क्षमा करना आसान होता है. लेकिन
जब वो 14 वर्ष के जो लड़के हो जाते हैं तो उनसे भी कोई भी गलती हो जाती है तो उन्हें माफ़ करना और उनका गलती को सहन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। द लैड himself becomes painfully self conscious, और जो लड़का है वह स्वयं भी अपने आप में उसे भी कष्ट होता है। जब इधर उधर से कहीं से भी उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो भी अपने अंदर कष्ट महसूस करता है। When he talks with elderly people, he is either utterly forward or else so utterly shy that he appears ashamed of his very existence. अब वो जब बड़ों के साथ जब वो रहता है और उनसे बातें करता है तो वह या तो अनुचित रूप से बहुत आगे बढ़ा हुआ सा लगता है या फिर बहुत ज़्यादा शर्मीला सा हो जाता है, तो उसे अपने ऊपर उस समय शर्मसी महसूस होती है, अपने अस्तित्व पर शर्मसी महसूस होती है। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for रिकग्निशन एंड लव। फिर भी इस एज पर कोई भी छोटा लड़का होगा उसके हृदय में कहीं ना कहीं वो प्यार के लिए और मान के लिए तरसता है। एंड ही बिकम्स डिवोटेड स्लेव्स ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और वो किसी भी व्यक्ति के प्रति वो एक गुलाम सा हो जाता है जो उसके लिए हमदर्दी और प्यार दिखाते हों, उसके प्रति वो पूरी तरह से गुलाम उसका बन जाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, परंतु पूरी तरह से स्पष्ट मतलब ओपनली तरीके से उससे प्रेम करने का कोई साहस नहीं करता है, क्योंकि देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, क्योंकि उसे यह अनुचित समझा जाएगा और इसलिए उसके लिए ये बुरा भी माना जाएगा। सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. वह तो जैसे हम कह सकते हैं कि इस तरह से अगर डांटना और फटकारना, इसलिए उसे डांटना और फटकारने का क्या परिणाम निकलता है, वो क्या हो जाता है, वो एक स्ट्रे डॉग की तरह, एक स्ट्रे डॉग कहते हैं भटका हुआ इधर उधर, स्ट्रे आवारा की तरह, आवारा कुत्ते की तरह, है ना, जिसका मालिक खो गया हो उसकी तरह वो हो जाता है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। एक 14 वर्ष के लड़के के लिए उसका अपना घर ही उसके लिए स्वर्ग के समान होता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद ए स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। एक अपरिचित लोगों के साथ किसी अपरिचित मकान में रहना उसके लिए एक थोड़ी सी दुख का कारण है, मीन्स दुख है, थोड़ा सा यातना, टॉर्चर है। वाइल द हाइट ऑफ bliss he is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them। और सबसे ज़्यादा आनंद की बात तब होती है जब उस घर की महिलाएं, स्त्रियां उसके प्रति दयालुतापूर्ण रहें और उसे
कभी अपमानित उस घर में ना किया जाए और ना ही झिड़का जाए।